तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं जब वो प्योर होते हैं। However, some bromides and iodides develop color when exposed to light. जनरली जो लो मॉलिक्यूलर मासेस वाले हैलो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर जनरली वॉलेटाइल एंड स्वीट स्मेल, जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वॉलेटाइल ही है, और इनकी स्मेल जो है वो स्वीट रहती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलर मास पर। जितना मोलर मास ज़्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का टेबल में दिखाऊं आपको, देखिए डेंसिटी की बात आ गई, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट का डाटा हमें इन्होंने दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। जैसे मैंने आपसे कहा था, जो लो मॉलिक्यूलर मासेस वाले हेलो कंपाउंड्स हैं, दे आर वॉलेटाइल। हायर मेंबर्स आर आइदर लिक्विड और सॉलिड्स। जहाँ तक बात इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। अगर एल्काइल हैलाइड एल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे आप देखते हैं आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, तो एल्काइल ग्रुप तो सेम है। बट वेन यू मूव टॉप टू बॉटम, एफ सी एल बी आर आई, तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया ज़्यादा अगर होगा तो जो मैग्नीट्यूड है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज़्यादा रहता है। तो एफ सी एल बी आर आई में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो साइज है वो आई का है, और इसीलिए आई का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और जो मैग्नीट्यूड है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यही बात ये बता रहे हैं इन्होंने। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, the boiling points of alkyl halides decreases in the order Ri, Rbr, Rcl, Rf. This is because with increase in size, the mass of halogen atom and the magnitude of van der Waals force of attraction increases. साइज बढ़ेगा, जो van der Waals force of attraction का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। जैसे आप देखिए, एक बात और यहाँ सीखेंगे हम, जो बॉइलिंग पॉइंट है इट ऑल्सो डिपेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज दिस इज वन ब्रोमो पेंटेन, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये कंपाउंड आ गया, दिस इज वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, और ये कंपाउंड आ गया, दिस इज वन ब्रोमो टू डाई मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो वन ब्रोमोपेंटेन का है, और इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है तीनों कंपाउंड्स में, या आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, इन सबके मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं वो सेम है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना मैग्नीट्यूड जो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है वो ज़्यादा रहता है, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, कि अगर कार्बन नंबर की चेन बढ़ रही होगी, सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए चार कंपाउंड हम बात कर लें, सी आई, सी एस थ्री आई, यानी कि सी एस थ्री बी आर, सी एस थ्री सी एल,
एल्काइल ग्रुप तो सब में सेम है। हैलोजन सबसे छोटा कौन सा है, Cl है, और सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, I। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे पास हैं, एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हुए, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये इन्होंने बताया है, यहाँ सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, यहाँ सर बी आर क्या हुआ, नंबर 2 पर आ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, ये टर्ड ब्यूटाइल आ गया, यहाँ सरफेस एरिया और कम हो गया। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। 375, इसका कम हो गया 364, इसका और कम हो गया 346। ठीक है, ये बात। इन तीन, ये अगर हेलो एरिन्स में आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा जो है वो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन का रहेगा। और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है जिसमें सिमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका सरफेस एरिया सबसे कम, और इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन का रहेगा। तो कॉम्पिटिशन्स में जब भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चे ये बात भूल जाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे कि जो पैरा वाली फॉर्म है 1,4 वाली फॉर्म है, इसका सरफेस एरिया 1,3 डाइक्लोरो से ज़्यादा रहेगा, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका हो गया 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं एक्सेप्शनली इसका सबसे ज़्यादा हो गया 323। तीनों के मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो गया, पैरा वाली फॉर्म का। मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की, जितने अच्छे से मॉलिक्यूल पैक होंगे सॉलिड फॉर्मेशन में उतना उनको दूर करने में टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, पैकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स भी बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो इफेक्टिव पैकिंग की वजह से, सिमेट्रिकल शेप की वजह से जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है या पैरा क्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा। यही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली सेम, however para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers। melting point की बात इस समय हो रही है। it is due to symmetry of para isomers that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers। ortho और meta वाले अगर पैकिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे उनमें कम से कम इतना गैप रहेगा, मान लीजिए इसके बराबर में कोई मॉलिक्यूल दूसरा आ रहा है तो कम से कम Cl यहाँ आएगा और फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आएगा, तो इतना गैप रहेगा इनके बीच में, ये Cl तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ भी नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर कोई आएगा तो इतना गैप तो रहेगा ना। यहाँ पैकिंग कैसी होगी, सिमेट्रिकल शेप की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, इसीलिए जो पैरा वाली फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोहेलोरिन के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करेंगे इनकी डेंसिटी की। इनकी जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा या हैलोजन का नंबर बढ़ेगा या एटॉमिक मास बढ़ेगा ओवरऑल तो डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे आप देखिए C3H7Cl, यहाँ C3H7Br, C3H7I, इन तीनों में जो I वाला कंपाउंड है इसका, हाँ इसका जो एटॉमिक मास है I का सबसे ज़्यादा होगा ना,
इसलिए डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे यहाँ देखिए CH2Cl2, CHCl3, CCl4, सबसे ज्यादा जो एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो किसका आएगा? CCl4 का आएगा। और इसलिए CCl4 की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा रहेगी। तो डेंसिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम या जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। नाउ नेक्स्ट कम्स सॉल्युबिलिटी। ये बात आपको क्लास 11 में भी समझाई थी, फिर से एक बार आपको बता रहे हैं। देखिए, जो सॉल्युबिलिटी है एल्काइल हैलाइड्स की, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये जो CH3Cl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दो काम होंगे। फर्स्ट, दिस CH3Cl नीड्स टू ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इनके लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस का मतलब है जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में सॉलिड्स का, उसको हम लैटिस बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। और दूसरा क्या होना है, ये जो CH3 पॉजिटिव आयन बने हैं, ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ हालांकि इस तरह का कम होता है, तो वो वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है उसके साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप कर लेता है। CH3 एक्ट एज एन आयन और वाटर कैसे पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम करने लगेगा सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ जो ये बॉन्ड बना है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सिमिलरली जो Cl नेगेटिव आयन बनाए उसे भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और इस बार इसका पॉजिटिव एंड जो है वो Cl नेगेटिव को फेस करेगा वाटर का। यहाँ भी जो इंटरेक्शन है कौन से, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप देख सकते हैं ये जो लैटिस एंथैल्पी जो ब्रेक करने के लिए चाहिए CH3Cl को, वो कैसी है, एंडोथर्मिक है, ये आपको देना पड़ेगा। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कोई भी एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर इनका सम नेगेटिव आएगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तभी CH3Cl या अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये तो कैसा है, ये एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है। तो जब तक हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट ज़्यादा रिलीज नहीं होगी देन द लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड, तब तक वो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ पर यही फैक्टर काम करता है। जो एल्काइल हैलाइड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम रहती है वाटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड है उसका अमाउंट काफ़ी कम रहता है, क्योंकि CH3Cl आयनिक नहीं होता है, जो इस तरह टूटता नहीं है CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, बहुत ही कम टूटता है। ये पार्शियल आयनिक करेक्टर रखता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये बात ऐसे लिखेंगे, द हैलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। In order to dissolve haloalkanes in water, energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecules and break the hydrogen bond between the water molecule. वाटर मॉलिक्यूल में भी H बॉन्डिंग होती है, वो तोड़ने के बाद तब ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनेंगे। So less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and the water molecule, as these are not as strong as original hydrogen bonds in water. दो काम यहाँ पर होने वाले हैं, एक तो ये CH3Cl को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कि साथ ही साथ वाटर के अंदर भी H बॉन्डिंग रहती है,
तो वो H बॉन्डिंग टूटेगी और तब जाकर के ये नए इंटरेक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होंगे। तो H बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है देन द आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये आसानी से टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए जो अल्काइल हैलाइड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। एज ए रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। हाउएवर हैलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं because the new intermolecular attraction between haloalkanes and solvent molecule have much the same strength as ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules. Overall, क्वेश्चन आता है why alkyl halides are less soluble in water। तो उसका आंसर आप देंगे the hydration enthalpy released is not much more negative than the energy required to break old interaction। old interaction कौन कौन से, ये CH3Cl को तोड़ने वाले और जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको तोड़ने के लिए। तो आप ये बात देखेंगे less energy is released when new attractions are set up between the haloalkanes and water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonds in water। या कुछ बुक्स बहुत सिंपल तरीके से भी लिख देती हैं। वो क्या लिखती हैं, वो सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, दो एल्काइल हैलाइड्स आर लेस पोलर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब इनके बॉन्ड के नेचर की बात की थी। दो एल्काइल हैलाइड्स आर लेस पोलर, दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर और स्लाइटली सॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो लो सॉल्युबिलिटी है अल्काइल हैलाइड की, CH3Cl की, CH3Br की, इसका हम यूज करेंगे एल्कोहल्स के डिटेक्शन में। आगे अल्कोहल वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टेस्ट रहेगा जिसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो अल्कोहल्स SOCl2 से या किसी भी HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। वहाँ पे सोल्यूशन में टर्बिडिटी, धुंधलापन आ जाता है। जैसे आप एक गिलास में पानी ले लें, शीशे के गिलास में, और उसमें 1 चम्मच दूध डाल दें तो क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा लो सॉल्युबिलिटी की वजह से कुछ फैट्स की। तो वही यहाँ पर भी होता है कि अल्काइल हैलाइड्स की लो सॉल्युबिलिटी को हम अल्कोहल्स की टेस्टिंग में यूज करते हैं। राइट, नाउ वी डिस्कस दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। Explain why alkyl halides, though polar, are immiscible with water। यानी पोलर हैं लेकिन वाटर में कैसे हैं, इमिसिबल है। पोलर इन द सेंस ये जो बॉन्ड बन रहा है CH3Cl के बीच में, इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि CH3 और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है वो कैसी हैं, वो अलग अलग है। तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर है, पोलरिटी है, कह रहे उसके बाद भी ये जो वाटर जो कि खुद भी पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये कैसे इनसॉल्युबल है। तो नो डाउट पोलरिटी है, लेकिन इस पोलरिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम है कि ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, राइट। तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका रहेगा, सबसे कम सरफेस एरिया रहेगा CH3Cl का, ये नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद CH3Br का सरफेस एरिया इससे ज्यादा रहेगा, नंबर 3, और ये सबसे लास्ट में आएगा। आपसे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा CH3Cl, then CH3Br, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं, then CH2Br2 and in the last CHBr3। this is the increasing order of boiling points, उतना boiling point ज्यादा। तो सबसे कम सरफेस एरिया जो होगा that will be of isopropyl chloride। this is isopropyl group and if you put Cl it is called isopropyl chloride। इसका सरफेस एरिया सबसे कम आएगा।
then 1 chloropropane और it is normal propyl chloride. तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के, और बाकी तो फिर आप समझ ही रहे हैं. दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन हैज लार्जेस्ट सरफेस एरिया अमंग देम. सो this is 1 chlorobutane. It is the increasing order of boiling point. This is the increasing order of boiling point. अगर एल्काइल हैलाइड्स किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम मेटल से, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कॉमनली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बोलते हैं. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इसको RMgX बोल देते हैं. दे आर कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. और क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें मेटल्स भी है, मेटल भी है, CH3 CH2 MgBr, सो दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें मेटल्स हों, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट. तो ये अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट CH3 CH2 MgBr. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इस एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो MgBr वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव है पार्शियली, और ये जो CH3 CH2 वाला पोर्शन है ये पार्शियली नेगेटिव है. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में ये जो एल्काइल ग्रुप है R है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और उसके कंपैरेटिवली MgBr वाला जो पोर्शन दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करते हैं. जैसे इनका बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, और कहीं से भी इनको हाइड्रोजन मिल जाए ये फौरन उस हाइड्रोजन को कंबाइन करके अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे आप ये देखिए, ये रिएक्शन दे रखी है RMgX, इसमें Mg पॉजिटिव है और R नेगेटिव है. पार्शियल चार्ज लगाना चाहिए, मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ, बट यू सीम्स टू बी दीज चार्जेस एज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. तो वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो वाटर का H पॉजिटिव इस R नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा एंड यू विल गेट एल्केन. और बाकी का बच रहा है Mg, यहाँ बचेगा OH और ये X. दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड. जो भी होगा, Br होगा तो ब्रोमाइड, Cl होगा तो क्लोराइड. आपको ये बात सीखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का जो अफेक्शन है टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो बहुत ज़्यादा है. कहीं से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हाइड्रोजन मिलेगा, वो हाइड्रोजन चाहे वाटर से मिल रहा हो या वाटर नहीं है तो मॉइस्चर अवेलेबल हो उससे मिल रहा हो H पॉजिटिव, मॉइस्चर नहीं है तो अल्कोहल से मिल रहा हो, अल्कोहल नहीं है तो कोई एसिड है उससे मिल रहा हो. कहीं से भी अगर H मिलेगा तो इसका एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से कंबाइन करके अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसीलिए क्वेश्चन बनता है वाई एल्काइल हैलाइड्स और वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों स्टोर किया जाता है? अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं होगी, ड्राई कंडीशन नहीं होगी, और मॉइस्चर में से H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रह पाएगा. दैट रिएडली कन्वर्टेड टू एल्केन्स. तो देखिए ये बात बता रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव and react with any source of proton, that is H positive, to give hydrocarbon. Even water, alcohols, amines are sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. It is therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard region. That is why reaction is carried out in presence of dry ether. आपने देखा था ना, ये रिएक्शन देख रहे थे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे थे तो वी यूज ड्राई ईथर, जिससे कि मॉइस्चर ना आ जाए. मॉइस्चर आ जाएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनेगा वो रेडियली H पॉजिटिव से प्रोटॉन से कंबाइन करके फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, this could be considered as one of the method for converting हैलाइड्स टू हाइड्रोकार्बन. या आप इसको ऐसा मान लो
कि अगर आपको एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बनाने हैं तो फर्स्ट यू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू alkyl magnesium halides यानी कि Grignard reagent and then you treat with any source of proton then you will get hydrocarbon। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसको हम इस तरह से करेंगे। देखिए मैं आपको Grignard reagent से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। दिस इज bromocyclohexane। When it is treated with magnesium in presence of dry ether, we get this compound. This is MgBr और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये जो कार्बन जिससे मैग्नीशियम मतलब डायरेक्टली अटैच है, दिस कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव। और जो वाटर से ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे। और आपको मालूम है ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है दिस इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इस H पॉजिटिव के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखेगा और फौरन ये H पॉजिटिव से कंबाइन होकर के साइक्लोहेक्सेन बना देगा। और अगर बाई प्रोडक्ट भी हमें लिखना हो दैट विल बी MgOH Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड।